हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशन। काफी समय से ये चैप्टर हमारा चल रहा है, तो आज हम फाइनली इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही में आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा। यानी फाइनली हमारा ये जो चैप्टर यूनाइटेड नेशन, ये हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। जी हां दोस्तों, तो आपको मैं जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि इसके चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इसके पहले 3 लेक्चर्स कवर किया था। उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यार यूनाइटेड नेशन होता क्या। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए बनाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार, ताकि वर्ल्ड वार जैसी खतरनाक और भयानक चीज दोबारा से ना हो, इस प्रकार का ख्याल रखा जाता था। फिर हमने डिस्कस किया था किस प्रकार जो यूनाइटेड नेशन है, कितने सारे ऑर्गन है, कितने सारे बॉडीज है, तो हमने डिस्कस किए थे। आपको मैं जस्ट क्विक याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि टोटल हमारा जो यूनाइटेड नेशन होता है दोस्तों, उसके अंदर टोटल कितने बॉडी होते हैं? 6 बॉडी होते हैं, 6 ऑर्गन होता है। उसमें से सबसे पहला जो बॉडी है उसका नाम था दोस्तों जनरल असेंबली। ये मैं क्विक आपको याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि उसी रिलेटेड हमारा टॉपिक है आज का। तो जनरल असेंबली, उसके बाद था दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल था, ठीक है। उसके बाद काउंसिल का स्पेलिंग, हाँ काउंसिल। उसके बाद थर्ड, अगर आपको याद आ रहा होगा, तीसरा जो था हमारा दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एंड सोशल बोल लो या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक बोल लो, एक ही बात है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ये हमारा थर्ड मेन ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन का। फिर चौथा अगर हम बात करें, आपको याद अगर आ रहा होगा, वो था दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जिसको बोलते हैं। फिर फिफ्थ अगर बात करें, पांचवा जो था दोस्तों वो था ट्रस्टीशिप, ठीक है, ट्रस्टीशिप, ठीक है, ट्रस्टीशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 6th मेन ऑर्गन है या फिर जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, वो है दोस्तों सेक्रेटेरिएट। तो आपको मैं याद दिला दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी जनरल असेंबली कंप्लीट कर लिया था, सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीट कर लिया था, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल भी कंप्लीट कर दिया था, और सेक्रेटेरिएट, ये इतना हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि हमारा 2 टॉपिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप बचा हुआ है, और इसके अलावा कुछ 1-2 और टॉपिक बचे हुए, वो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करने की जरूरत है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, पूरा चैप्टर आज खत्म होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही में आप लोग का पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट हो गया है, साइंस, मैथ्स, बाकी के सब्जेक्ट्स का। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो जरूर से कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ICJ, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है यहां पे मैं लिखाना चाहूंगा, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मतलब क्या होगा? इसको शॉर्टकट तरीके से अगर मैं बात करूं, लिखा जाता है ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये एग्जैक्टली है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा भी अगर सोचोगे, तो इसमें कोर्ट, ये जो वर्ड है, ये क्या बता रहा है कि ये एक कोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। क्या है दोस्तों? ये एक कोर्ट है जो बाकी जजमेंट्स, जैसे हमारे देश में कुछ भी जुर्म होता है, कुछ भी न्याय देना होता है, तो कोर्ट काम करते हैं, ठीक है ना। हमारे देश में एक लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा उसके बाद स्टेट में कुछ कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं। फिर एक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार के कई सारे कोर्ट है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, उसमें भी एक कोर्ट है जिसको बोलते हैं ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो बहुत सारे अलग अलग फैसला करता है। तो जनरली ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहां पे है, कौन से देश में है? तो ये है दोस्तों नेदरलैंड्स में, ठीक है ना। नेदरलैंड में ये लोकेट किया हुआ है, ठीक है। एक जगह है जिसका नाम है हैग, ठीक है ना। तो हैग करके एक जगह है, ठीक है, हैग, जो कि नेदरलैंड में आता है। नेदरलैंड आपको पता है ये कंट्री है, बहुत ही जानी मानी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। तो हैग नेदरलैंड के अंदर ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो आता है, और इसके अंदर लगभग 15 जजेस को अपॉइंट किया जाता है। 15 इंटरनेशनल लेवल पे क्या होते हैं, यहाँ पे जज होते हैं जो कि इंटरनेशनल फैसला करते हैं या फिर कुछ भी इस रिलेटेड जो चीजें होती है उसका फैसला सुनाते हैं। और साथ ही में इनको कौन चूज करके लाता है, ये आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी हम लोग जनरल असेंबली पढ़ रहे थे या फिर सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि ये जो जनरल असेंबली है और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये दोनों मिलकर फैसला लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें कोर्ट में जज कौन रहेगा, किसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये किसके हाथ में होता है दोस्तों?
ये जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों के हाथ में होता है। दोनों जब मिलकर मीटिंग कंडक्ट करते हैं उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हर जज का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल का होता है, 9 ईयर्स का एक टेन्योर होता है। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे सेक्रेटेरिएट थे इसमें 5 साल का टाइम था, वैसे अलग अलग का एक अलग अलग ईयर्स होता है, टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है। लेकिन जज लोग का इसमें कितना होता है, 9 साल का टेन्योर होता है। 9 ईयर्स तक वो जज बन के रहते हैं। मेन काम क्या है, फंक्शंस की अगर बात करें तो क्या हो सकता है फंक्शन, सबसे सिंपल यार, कोर्ट है, कोर्ट में क्या कर रहे हैं ये लोग, जज कर रहे हैं, यानी न्यायाधीश है ये लोग, जब फैसला सुना रहे हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट्स अगर होता है, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे एक इंटरनेशनल लेवल पे हो, खासकर यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल का है, तो जब भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं दो कंट्री या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, तो उसको सुलझाने का और उसके रिलेटेड जो भी न्याय है वो करने का जो काम होता है वो इन भाई साहब का होता है। भाई साहब मतलब कौन है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे जो जज रहेंगे उनका फैसला होता है। फिर साथ ही में इंटरनेशनल लॉ अगर बनाना है, इंटरनेशनल लॉ मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉ है, लेकिन वो लॉ सिर्फ इंडिया के लिए मान्यता है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे कुछ लॉ होंगे, तो वो लॉ कौन डिसाइड करेगा, इन जजेस जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो डिसाइड करेंगे। और उसके अलावा जो भी ऑर्गन्स होते हैं, इनके 6 ऑर्गन्स है ना, तो 6 जो ऑर्गन्स है इनके कुछ फैसले हैं या फिर कुछ ऐसे कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करना या फिर कुछ फैसले को मान्यता देना, ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फंक्शन जो होता है वो इस डिपार्टमेंट का होता है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होता है। क्लियर है? तो कुछ भी लीगल इश्यू हो गया, लीगल रिलेटेड मैटर है, वो सब काम ये देखते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे जाते हैं जो कि आखिरी टॉपिक है हमारा। देखो आईसीजे भी कंप्लीट हो गया, जो कि आखिरी टॉपिक क्या है, ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप की बात करें, देखो नाम में ट्रस्टी है तो शायद ये ट्रस्टी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा ना ये वाले ऑर्गेनाइजेशन के ये ट्रस्टी है। खासकर हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा, जब आप स्कूल में हो अभी इस वक्त, हमारे स्कूल में भी ट्रस्टी थे, आपके स्कूल में भी कोई ना कोई ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी मतलब जिसके ट्रस्ट से वो स्कूल चल रहा है। उसी प्रकार यहां पे ट्रस्टीशिप में अगर हम बात करें, ये जो यूनाइटेड नेशन होता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया यहाँ पे कि कुछ ऐसे टेरिटरीज जो थे जो कि अंडर डेवलपमेंट थे, यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि एकदम गरीबी रेखा के आसपास थे, यानी कि अंडर डेवलप, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज को कौन देखरेख करेगा? ठीक है ना, 1942 1944 के बाद जब ये इंसिडेंट्स होने लगे, तो यार ये वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, तो यार लोगों ने सोचा कि यार ये यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि यार ये जो एकदम अंडर डेवलप कंट्रीज है इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यहां पे एक ट्रस्ट बनाया गया, एक तरीके से जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से एक ट्रस्ट बनाया गया, ताकि ऐसे कंट्रीज, ऐसे अंडर डेवलप कंट्रीज को देख रेख किया जाए और एक तरीके से जो भी उनके अंदर चीजें करवानी है या फिर डेमोक्रेसी लाना है या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंस देना है, इस प्रकार से जो भी है वो देख रेख करेंगे अंडर द लीडरशिप ट्रस्टीशिप। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहां पे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो वर्क होता है नॉर्मली, ये यहां पे एक तरीके से बोल सकते हो इसमें कोई भी ट्रस्ट जो है टेरिटरीज का वो बचा नहीं है। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था ट्रस्टीशिप को बनाने का, जो ये था कि लोग जो होंगे वहां पे, जो कंट्री गरीब होंगे, जो कंट्रीज अंडर डेवलप होंगे, उनको देख रख करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रस्टीशिप के हाथ में रहेगी। क्लियर है? तो काफी छोटा सा टॉपिक है, काफी कम एग्जाम में पूछने के चांसेस, सबसे ज्यादा जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ये सब पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, आईसीजे के पूछने के चांसेस होते हैं, लेकिन ट्रस्टीशिप्स के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी आप लोग को फिर भी अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, अब चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है यहाँ पे, जिसका नाम है दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट वर्क या फिर गुड। ठीक है, मिलेनियम। अब ये मिलेनियम क्या होता है आपको कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन सब चीज का मतलब यहां पे मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गुड्स, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, चलो, तो अब डेवलपमेंट गोल्स तो आपको सुनाई दे रहा है, ये चीज, ये वर्ड दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन ये मिलेनियम क्या है? अब मिलेनियम का एक्चुअल में मतलब होता है दोस्तों 1000 ईयर। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि 10 साल के बाद, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेड। एक डिकेड के बाद, एक दशक के बाद, हिंदी में दशक बोलते हैं, इंग्लिश में डेकेड बोलते हैं। तो एक डिकेड के बाद मतलब 10 साल के बाद इतना होगा। 100 साल के बाद बोलना है तो मैं बोलूंगा एक सेंचुरी के बाद होगा। एक सेंचुरी के बाद ये चीज होने वाला है, यानी कि हिंदी में बात करें तो एक सदी के बाद, सदी मतलब 100 साल। लेकिन अगर मैं बात करूं मुझे 1000 साल के बाद क्या होना है, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज मिलेनियम, यानी आफ्टर द 1 मिलेनियम, यानी आफ्टर 1000 ईयर्स। तो यहां पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये था कि यूनाइटेड नेशन जब बनाया गया था तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी, लगभग यहां पे जितने भी मेंबर्स थे, एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत पहले हो गई थी, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन जब मेंबर्स आपस में इकट्ठा हुए और बहुत सारी मीटिंग जब हुई, तो एक ईयर आया 2000 ईयर।
तो 2000 ईयर के बाद जब 2000 आया, ठीक है ना, ये तो 19 से चल रहा है, 1944 के आसपास से ये सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब मिलेनियम डेवलपमेंट कब हुआ, यानी कि ये जो थॉट आया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाना है, तो ये जब 2000 साल जब आया, 2000, आज देखो 2021 चल रहा है, तो ये जब 2000 साल आया तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा फिगर है, अब हम कुछ ऐसा गोल्स को अचीव करेंगे या फिर गोल्स को बनाएंगे जो हमें लगभग 1000 साल के बाद भी याद रहे। जैसे कि अब उस इंसान को तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आफ्टर जनरेशन बाय जनरेशन हो सकता है याद रह जाए, क्योंकि देखो आप अगर कुछ चीज बनाते हो तो हो सकता है कि आपके आने वाली पीढ़ी, उनके आने वाली पीढ़ी वो चीज को आगे लेके जाए, जैसे बहुत सारी चीजें चल रही है आज के डेट में, ठीक है। तो 2000 में ये चीज सोचा गया था, तो बहुत सारी चीज उन्होंने प्लान की थी और मिलेनियम के हिसाब से करवाने का वो लोग ने सोचा था कि यानी कि 1000 साल तक ये सब चीज चलता रहे। तो क्या टारगेट उन्होंने सोचा कि हजारों साल के बाद भी ये सब चीज होता रहे, जैसे कि पुअर्टी को हटाना है, गरीबी को हटाना है। क्या ये अच्छा सोच था यूनाइटेड नेशन का? बिल्कुल सही सोच था, बिल्कुल अच्छा सोच था कि उनका ये मानना था कि हम लोग आज 2000 में हैं, मतलब उस वक्त की बात कर रहा हूं जब यूनाइटेड नेशन 2000 में आया होगा, उस हिसाब से वो लोग ने सोचा होगा कि आज हम लोग 2000 ईयर में हैं, जब हम लोग 3000 ईयर में चले जाएंगे तो हमारे वर्ल्ड से गरीबी नाम का चीज हट जाना चाहिए। विमेन इंपावरमेंट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन्स के ऊपर परेशानी हो, वुमेन्स के ऊपर जागती हो, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये वुमेन इंपावरमेंट को लेके, साथ ही में जो हेल्थ केयर होता है ये सब चीज को लेके, प्रेग्नेंट वुमेन्स के हेल्थ केयर को लेके, इस प्रकार की कई सारी चीजें, साथ ही में कुछ बीमारियां ना हो लोगों को, इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज, इस प्रकार के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज क्रिएट हो जाए। बहुत सारे खतरनाक डिसीज होते हैं जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, इस प्रकार के डिसीज को हम कैसे फाइट कर पाएं, 3000 ईयर तक आते आते ऐसी मेडिसिन बन जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि ये सब बीमारी का नामो निशान खत्म हो जाए। तो इस प्रकार के कई सारी चीजें जो है वो सोची गई थी और एक तरीके से गोल्स बनाया गया था। तो हम जो है इस प्रकार की चीजें लगभग 1 मिलेनियम के अंदर, 1 मिलेनियम के अंदर, 1000 ईयर के अंदर वो चीज क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, और ये सब चीज जो है, जो बुरी चीज है उसको एकदम खत्म ही कर देंगे। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन ने गोल बनाया था। तो यही है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आया, और इंडिया ने भी बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ एंड यूनेस्को, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यूनिसेफ एंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का जो नॉर्मली क्या करता है, हेल्थ जो है चिल्ड्रंस को अवेलेबल कराता है, न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई करता है, इस प्रकार से। तो इंडिया ने काफ़ी बड़ा अपना योगदान दिया है यूनिसेफ में भी। और यूनेस्को की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी कायम रखता है, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों देश आपस में मिलजुल के रहें, इस प्रकार की चीजें देखता है। तो यूनिसेफ एंड यूनेस्को, ये दोनों को हमारा जो इंडिया है काफी अच्छा सपोर्ट किया और काफी अच्छे से ये जो डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है कि 1 मिलेनियम में हम अचीव कर लेंगे, 1000 साल में अचीव कर लेंगे, तो ये सब चीज में हमारे इंडिया ने भी बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। ठीक है, अब बात कर लेंगे अगले टॉपिक की, लेकिन अगले टॉपिक पे बात करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को अभी रफ करने जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ चीज इसमें से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। ठीक है दोस्तों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलो, आपने उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी या फिर अच्छे से आपने इसको पॉइंट्स बनाना चाहते हो, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं फटाफट से, ताकि हम लोग इसके आगे का जो 2-3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो हम लोग आज के आज ही कंप्लीट कर दें, क्योंकि आज का मेरा टारगेट है कि आज मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करा के रहूंगा। ठीक है ना? तो आप बस पेशेंस बना के रखो और उम्मीद करता हूं हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। तो चलो, अभी अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है हमारे इस चैप्टर के अनुसार, जैसे कि वो टॉपिक का नाम है यूनाइटेड नेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। जैसे आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन को जब बनाया गया था, यूएन को जब बनाया गया था, तो उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वो ये था कि हम कैसे पूरे वर्ल्ड में पीस को लाएं, शांति कायम करें, सिक्योरिटी लाएं, आपस में देश को धमकी ना दे, कोई एक देश दूसरे देश को धमकाए नहीं, तेरे को मैं उड़ा दूंगा, ऐसा वाला ना हो। तो पीस एंड सिक्योरिटी दोनों ही अपने अपने तरीके से कायम रहे, व्यापार बढ़े, ट्रेड बढ़े, ये सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए यहां पे प्रिजर्वेशन ऑफ पीस ये टॉपिक हमें पढ़ना है। तो यूनाइटेड नेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, पीस मतलब शांति। ठीक है, तो कैसे शांति कायम रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, ये टॉपिक के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनाइटेड नेशन, आप पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। अब बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं जो शायद खुद से ही खुश नहीं है, तो दूसरे से क्या खुश रहेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज पूरे देश में कहीं ना कहीं हो सकती है, चाहे वो हमारे देश की बात करें, चाहे हम दूसरे भी किसी वर्ल्ड के किसी भी देश की बात करें। तो ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके और या फिर नेशनल सिक्योरिटी को लेके एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है हमेशा।
तो अब ह्यूमन सिक्योरिटी में अगर बात करें, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे टेररिज्म हो गया, रेसिज्म हो गया, रिलीजियस कंफ्लिक्ट हो गया, ये सब चीज आम बात है, ये सब चीज होता है। कहीं टेररिस्ट लोग ने कुछ कर दिया, कहीं रेसिज्म की वजह से लोग में ही आपस में ही मारामारी हो गया, या फिर बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट हो गया। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके होता ही है हमारे देश में, खासकर आप देख लो, ठीक है ना, मॉब लिंचिंग्स वगैरह होते हैं, रिलीजियस चीजों को होते हैं, उसने किसी रिलीजन के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। देखो ये सब चीज के ऊपर एक रिलीजन है जो कि है ह्यूमैनिटी, उस चीज को हमें समझना होगा। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारा देश जो है इसी में उलझा हुआ रहेगा, और बाकी देश इस चीज का फायदा उठा के शायद बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें यूनाइटेड नेशन की। तो प्रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शांति को बनाना, शांति को कायम रखना, ये उससे भी बड़ा चीज है। तो प्रिजर्वेशन रखने के लिए आप बात करो तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत ज्यादा अपना एफर्ट्स लिया है। खासकर अगर बात करें कि कुछ भी अगर होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलो कुछ भी टेररिज्म अगर हो रहा है, ठीक है ना, टेररिज्म अगर हो रहा है, चलो वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, हम रोक नहीं सकते उसको, कहीं पे भी हो सकता है कुछ भी। 9/11 होना था वो हुआ, 26/11 होना था वो हो गया। तो इस प्रकार की कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, और हम कितने भी सिक्योरिटी को टाइट रखें, ये सब चीज जब होना होता है वो हो जाती है, ठीक है ना। हम वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, तो हम कोशिश तो करते हैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सब नहीं कर पाते। चलो टेररिज्म हो गया, चलो रेशियल कुछ कंफ्लिक्ट हो गया, चलो रिलीजियस कुछ कंफ्लिक्ट हो गया, लेकिन ये सब चीज होने के बाद क्या दुनिया रुक जानी चाहिए? क्या क्या दुनिया में शांति भंग हो जानी चाहिए? क्या नहीं। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए यूनाइटेड नेशन काफी ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करता है, अपनी एफर्ट लगाता है, ताकि ये जो पीस है उसके बाद भी प्रिजर्व रह सके, कायम रह सके। जैसे कि अब समझ लो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी आपके शहर में हो गया, तो आपके शहर में सब कुछ बंद हो जाएगा, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, लोग स्कूल जाना बंद कर देंगे, बच्चे लोग, ठीक है ना, लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज को वापस से लाइव लाने के लिए, वापस से ट्रैक पे, एक बोलते हैं ना पटरी पे, वापस से गाड़ी को दौड़ाने के लिए तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन एक अपनी तरफ से ये दावा करता है कि हर चीज नॉर्मलेंसी पे लाने के लिए, ठीक है, नॉर्मलेंसी या फिर नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए वो अपना प्रयास रखता है, ताकि बच्चे स्कूल फिर से जा सकें, बाकी बड़े लोग अपने ऑफिस ठीक से जा सकें, रेलगाड़ियां, ऑफिसेस की जो कार हैं या फिर बाइक से आप इजीली चला सके, रोड पे सब कुछ हो सके, पहले जैसा एक नॉर्मल माहौल जो है कायम हो सके। तो इस प्रकार का जो एफर्ट है यूनाइटेड नेशन लेता है, पीस को मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है, और साथ ही में पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना, साथ ही में कुछ पब्लिक को ह्यूमन राइट्स के बारे में, सोशल नॉलेज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैसिलिटीज, ये सभी चीज़ के बारे में जो है नॉलेज प्रोवाइड करना, और इस चीज़ से एक तरीके से रूबरू करवाना, ये भी यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं वो अच्छे से निभाते भी हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बेहतरीन टॉपिक है उसी रिलेटेड, शॉर्ट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, तो फटाफट से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, नाम से ही पता चल जाएगा, पीस कीपिंग मतलब शांति बनाए रखना, ठीक है ना, शांति बनाए रखना। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में बात करें तो कभी भी कुछ भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कुछ कंफ्लिक्ट होता है तो यूनाइटेड नेशन टीम्स भेजती है अपनी, इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटियर्स, इन द फॉर्म ऑफ सम लाइक बोलते हैं ना हम लोग ऑफिसर्स, इस प्रकार की चीज़ें जो है भेजी जाती है, सो दैट पीस जो है कायम रह सके, शांति भंग ना हो। और उसके बाद के जो आफ्टर द थ्रेट, यानी कि अगर कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज हो गया या फिर उसके बाद की जो चीज़ है उसको कंट्रोल में लाने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो यही इसका काम है यूनाइटेड नेशन का, जो कि अपने अलग अलग लेवल पे करती है। तो सबसे पहले तो उनका फोकस यही रहता है कि ये सब चीज़ें हो ही ना, कंफ्लिक्ट वगैरह हो ही ना, टेररिस्ट एक्टिविटी हो ना, तो प्रिवेंशन करना उसका काम है, पहले ही बचा लो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी होने के पहले ही कुछ चीज़ अगर प्रिवेंट कर लोगे तो वो चीज़ होगा ही नहीं, अगर होगा ही नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। तो प्रिवेंशन करना, लेकिन अगर हो जाता है तो उसको एक्चुअल में पीस को एस्टैब्लिश करना, ठीक है ना, एकदम शांति को एक्चुअल में लाना, वहां पे लोगों को समझाना, अवेयरनेस क्रिएट करवाना, उसके बाद का अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसको ओवरकम करके देना, इस प्रकार की चीजें। फिर बहुत सारी जो लॉ है प्रोटेक्टिंग पीस है, इस प्रकार को, इस चीज को इंप्लीमेंट करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे पीस को कायम रखना, पीस बिल्ड करना, पूरे वर्ल्ड में पीस को बिल्ड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट एक टॉपिक है हमारा, आखिरी टॉपिक, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और आज के इस लेक्चर का भी आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। देखो ध्यान से, यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया। अब ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं हम लोग? यूनाइटेड नेशन इन इंडिया का क्या रोल है? तो यूनाइटेड नेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें कि यूएन में इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है, परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है,
ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया का योगदान यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ा है और हमेशा इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो जब भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं यूनाइटेड नेशन की, अगर हम बात करें, जब भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो यूनाइटेड नेशन में हमेशा जाके इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कस भी करता है, जैसे चाहे वो डिकोलोनाइजेशन हो, डिसआर्ममेंट हो, रेशियल सेग्रीगेशन हो, इस प्रकार के कई सारे मुद्दे पे हमारा इंडिया ने डिस्कशन किया और अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है। तो 1946 में इंडिया हमारा सबसे पहला ऐसा कंट्री था। 1946 में जब यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई होगी तो इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री था जिन्होंने रेसिज्म के ऊपर सवाल उठाया था। इसके पहले यह काम किसी ने नहीं किया था। रेसिज्म का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। रेसिज्म मतलब दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि लोग कलर के हिसाब से रेसिस्ट बोलते हैं, रेसिस्ट हो जाते हैं, जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मध्य काला है, इस प्रकार की चीजें। अरे भाई तू काला है तो मेरे साथ मत बैठ, अरे भाई तू गोरा है तो मेरे साथ मत बैठ, इस प्रकार की चीजें रेसिज्म हो गई। तो ये लुक के हिसाब से हो गया, चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो गया, चाहे वो रिलीजन के हिसाब से हो गया, इस प्रकार की चीजों को हम लोग रेसिज्म बोलते हैं। तो रेसिज्म एक बहुत गलत चीज है। पहली बात, मतलब रेसिज्म का मतलब होता है भेदभाव करना। इन शॉर्ट एक सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो ये चीज करना सबसे पहली बात तो बहुत गलत है। और ये चीज ना हो, रेसिज्म ना हो, ये सब चीज के ऊपर मुद्दे जो है वो उठाए गए थे हमारे इंडिया द्वारा यूनाइटेड नेशन में 1946 में, और ये पहला ऐसा कंट्री बना था जिन्होंने इस चीज के ऊपर मुद्दा उठाया था। एंड साथ ही में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन किया था, जैसे अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो जो कि डेवलपिंग कंट्री था, डेवलप नहीं था पूरी तरह, जैसे अमेरिका एंड बाकी रशिया, चाइना वगैरह जो थे वो टाइम पे। रशिया तो था ही नहीं, यूएसएसआर था, यानी सोवियत यूनियन थे वो टाइम पे। ठीक है ना। तो उस टाइम के देश में यहाँ पे जो एकदम बेचारा नीचे का कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, और जो डेवलपिंग है हमारे इंडिया जैसे, उस चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए और इन कंट्रीज को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, अपनी राय रखने का मौका देना चाहिए। इस प्रकार की डिस्कशंस की गई थी और यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया ने हर बार पार्टिसिपेट किया, यानी कि पीस कीपिंग, जो मैंने आपको बताया पीस कीपिंग यानी कि कुछ फोर्सेस भेजना, कुछ ऑफिसर्स वॉलंटियर्स भेजना ताकि पीस कीपिंग किया जा सके। तो हमारे इंडिया ने बहुत बार पीस कीपिंग में यूनाइटेड नेशंस को, हमारे देश से बहुत सारे व्यक्ति भेजे हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज भेजे हैं, और ना सिर्फ फोर्सेज भेजे लेकिन एक अलग से विमेन का भी फोर्सेज भेजा हुआ है, सिर्फ औरतें का। ठीक है ना। विमेंस की अगर बात करें तो विमेंस का भी फोर्स जो है भेजा गया है, ताकि जो अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें फीमेल्स का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ऐसे चीज़ के लिए हमारे इंडिया ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अलग से भी फोर्सेस भेजे हैं और साथ ही में विमेंस की फोर्स भी अलग से भेजी है पीस कीपिंग में यहाँ पे, सो दैट ये सब चीज़ अच्छे से हो जाए और हमारा इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एक बहुत ही अच्छा सीरियस कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट और पीसफुल तरीके से ये सब चीज़ अच्छे से चल सके। इस प्रकार से हमारे इंडिया ने अपना बहुत बड़ा अपना योगदान दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर इसी के साथ हमारे जो टॉपिक्स है, आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या पढ़ा हमने कि यूनाइटेड नेशन में 6 मेन ऑर्गन थे, जिसमें से जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। ये हमने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 में हमने सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखा, ट्रस्टीशिप देखा, फिर हमने देखा यूनाइटेड नेशन प्रिजर्वेशन ऑफ पीस किस प्रकार हो रहा है, यूनाइटेड पीस कीपिंग देखा, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया देखा, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीजें आज हमने कवर कर लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि ये हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशन, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक हो गया, चैप्टर भी हो गया। ऐसे ही और भी चैप्टर्स जो बचे कुछ चैप्टर्स है आपके सोशल स्टडीज के अंदर, वो हम लेकर आ जाएंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त करना चाहूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन जो है वो दोस्तों कमेंट करके दिखा देना। और कमेंट जरूर करना, प्यारा प्यारा कमेंट करना, जो भी आपको जेन्युइनली लगता है हमारे बारे में तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। और साथ ही में हमारा वीडियो अगर वाकई में आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो एंड बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो था, जिसमें हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी है जो आपको जरूरी है पढ़ना अगर आप उस लेवल पे आईएएस वगैरह के लेवल पे जाना चाहते हो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसके बाजू में, तो उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।